बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं तत्वों की आवर्तिता। तत्व आप जान रहे हैं, आवर्त सारणी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी में आपने देखा 118 तत्व कहाँ कहाँ होते हैं। तो तत्वों की आवर्तिता, तो तत्वों की आवर्तिता में जो टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना है उसके अंतर्गत आपका आता है पहला परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, दूसरा है सहसंयोजी त्रिज्या, फिर हम लेते हैं वॉन डेर वाल्स त्रिज्या, फिर आपका है आयनन विभव, फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, या इसको अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। फिर आपका आता है विद्युत ऋणात्मकता, इतनी चीजें, यानी कि ये टॉपिक्स हैं आपके जिसके लिए हमें तत्वों की आवर्तिता पढ़नी है। तत्वों की आवर्तिता, अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो परमाणु त्रिज्या यानी कि तत्वों की आवर्तिता, आवर्तिता शब्द से ही जुड़ा है कि आवर्त सारणी से ही संबंधित होगा। तो आवर्तिता यानी परमाणु त्रिज्या, लेकिन हमारे लिए इन सब के बारे में जानना पहले आवश्यक है। इसके बाद ही हम ये पता कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में इसके प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या से आप सब लोग परिचित हैं। त्रिज्या हम वृत्त में पढ़ते हैं, केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी। और जहां तक परमाणु संरचना की बात है तो आप सब लोग अब भी जान रहे हैं। तो नाभिक, किसी भी परमाणु का नाभिक, तो नाभिक जो कि बीचों बीच होता है, मान के चलो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा की अगर हम बात करें तो नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मैं लिख नहीं रही हूँ, लिखने में टाइम लग रहा है, आप बाकायदा इसको सुनिए और आप परमाणु त्रिज्या का डेफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषा, इसको अगर इंग्लिश में अपन बोले तो तत्वों की आवर्तिता यानी कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस या रेडियाई। तो यहाँ पर नाभिक, किसी भी परमाणु के, मैं पूरी परिभाषा बोल रही हूँ, किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ये दूरी, ये नाभिक आया और ये नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर ये अपन ने 1, 2, 3 कक्षाएं ली, अगर वो 3 कक्षा के बदले 1 कक्षा होता तो ये त्रिज्या इतनी बड़ी होती, यानी कि त्रिज्या आपकी परमाणु त्रिज्या, अगर किसी परमाणु में 1 ही कक्षा है तो त्रिज्या छोटी होगी, अगर उस परमाणु में 2 कक्षा है तो त्रिज्या और बड़ी होगी, और अगर उसी परमाणु में 3 कक्षा है तो त्रिज्या और बड़ी होगी। अगर हम बात करें चौथी कक्षा की तो परमाणु त्रिज्या और बड़ी हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणु त्रिज्या का जो माप है वह
कक्षा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कक्षा कब बढ़ेगा। तो कक्षा कब बढ़ेगा? जब हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षा बढ़ती जाती है। तो आपको पता है कि हम पहली कक्षा यानी कि अगर पहली कक्षा या पहला आवर्त की बात करें तो फर्स्ट ए यानी कि आप फर्स्ट ए की बात करें तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, फिर आपका लिथियम, फिर आपका सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से वो नीचे आता जाता है। और ये आपके फर्स्ट आवर्त का है यानी कि इसमें कक्षा की संख्या 1, ये सेकेंड आवर्त का है कक्षा की संख्या 2, ये 3, ये 4 और ये 5 होते हैं। अब हम हाइड्रोजन की परमाणु संरचना बनाते हैं तो हाइड्रोजन की परमाणु संरचना की अगर बात करें तो बीचों बीच नाभिक होगा और इसकी पहली कक्षा होगी और इस तरह से नाभिक और पहली कक्षा के बीच की दूरी लगभग इतना होगा। ठीक, उसके बाद हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में बीचों बीच नाभिक होगा और नाभिक के साथ पहली कक्षा होगी और पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा भी होगी और ये इस तरह से त्रिज्या बढ़ जाती है। फिर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में बीचों बीच नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा और दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। आपको पता है तीसरा आवर्त यानी बाह्यतम कोश तीसरा होगा। ठीक, तो ये आपकी दूरी और बढ़ जाती है यानी कि परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में 4 कक्षा होती है आपको पता है, और धीरे धीरे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और इस प्रकार आप देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो आपका बढ़ता जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड में जब हम देख रहे हैं तो इसकी त्रिज्या हमें बड़ी बड़ी सी दिख रही है, लेकिन आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि तत्वों की त्रिज्या को हम पिकोमीटर यानी कि पीएम से नापते हैं। अब ये पीएम क्या है? ठीक, तो पिकोमीटर जो होता है वह आपका यानी कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि एक मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर निकलेंगे। ठीक, तो ये इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म, जो कि हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं, ये परमाणु ब्लैक बोर्ड में दिख रहे हैं, लेकिन रियल में जो परमाणु हैं वो अभी तक किसी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा हुआ है। परमाणु किसी ने नहीं देखा, केवल अंदाज लगाया हुआ है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और तो आप यहाँ पर पिकोमीटर आप देख रहे हैं कि पिकोमीटर की इकाई क्या है। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पर 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−10 मीटर, यानी कि 1 के नीचे हम 1 लगाएं और इस पर 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और अगर हम यहाँ लें तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और यहाँ पर आप 1 लगा दें तो इतना सेंटीमीटर, 2 0 और इधर करें तो उतना मीटर, यानी इतनी सूक्ष्म इकाई होती है। तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर लिथियम, तो लिथियम की जो त्रिज्या है पिकोमीटर में वह है 152 pm, यानी कि पिकोमीटर। यही हम सोडियम की बात करें तो यह 186 यानी कि 186 पिकोमीटर। फिर आपके हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम आपका होता है 231 यानी कि 231 पिकोमीटर।
तो संख्या से तो स्पष्ट है, क्या है स्पष्ट कि लिथियम की त्रिज्या जो है वो छोटी है, सोडियम की त्रिज्या बड़ी है, पोटेशियम की त्रिज्या और बड़ी है। तो आपके फर्स्ट ए में अभी तक आपने पढ़ लिया है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी कि ज्यों-ज्यों हम आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। अब वो क्यों बढ़ता है? तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कक्षाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अब हम सेकेंड ए की बात करें तो सेकेंड ए की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसको साफ कर ले। सेकेंड ए की अगर हम बात करें तो सेकेंड ए में आपका आता है बेरिलियम, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम। तो ऐसे ही उसमें भी कक्षाओं का मान जो होगा वो बढ़ता जाएगा। सेकेंड ए की बात करें तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन को तो छोड़े, लिथियम की सीध ले तो ये आपका बेरिलियम, सोडियम के बाद आपका आता है मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम और यहाँ पर कैल्शियम के नीचे आपका स्ट्रांसियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। इस तरह से जैसे जैसे आप इसकी कक्षा भी, तो बेरिलियम में 2 कक्षा होगी, मैग्नीशियम में आपके 3 कक्षा, कैल्शियम में 4 कक्षा और स्ट्रांसियम में 5 कक्षा होंगी। और जैसे जैसे कक्षाओं का आकार यानी कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या की अगर हम बात करें तो परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ी? कक्षाओं की संख्या के आधार पर। तो किसी भी समूह में आवर्त सारणी के किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। अब हम दाएं से बाएं की बात करेंगे। तो दाएं से अगर हम बाएं जाते हैं तो कक्षाएं सेम होती हैं। आपने देखा हुआ है कि थर्ड आवर्त, तीसरा आवर्त, यानी कि यहाँ से वहां तक लेकर पूरा तीसरा ही आवर्त चलता है। दूसरे आवर्त की बात करें तो दूसरा ही आवर्त चलता है। तो वहां पर परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? तो हम यहाँ पर बात करें, अगर हम द्वितीय आवर्त यानी कि दूसरे आवर्त की बात करें, पर चूंकि पहले आवर्त की बात हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। लेकिन हम सेकेंड आवर्त की बात करें तो सेकेंड आवर्त में हमें बहुत सारे यानी कि 8 तत्व हमको मिल जाते हैं। तो हम उसकी बात करें तो सेकेंड आवर्त, ये दूसरा आवर्त चालू हुआ, इस यहाँ पर हम लिख लें, ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये शून्य या फिर इसको अपन 8वां समूह भी बोल सकते हैं। कल आप इस पर विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट ए यानी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और ये जो वर्ग समूह है यानी ग्रुप का जो नंबर है वही उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये सब बात आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे दूसरे आवर्त, पहला आवर्त केवल यहाँ हाइड्रोजन और वहां पर हीलियम है। आवर्त सारणी आप देख चुके हैं। यहाँ पर हम दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं। तो दूसरे आवर्त में आपका आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है सेकेंड ए में बेरिलियम, फिर आपका आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद यहाँ पर ये मिस हो गया आपका, बोरॉन के बाद यहाँ पर हम लेंगे फोर्थ ए में कार्बन, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पर आपका नियॉन आता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि 2 सेकेंड आवर्त यानी कि बाह्यतम कोश इनकी कितनी 2 दूसरी कक्षा सब में चलेगी। चलिए बना ले इसकी संरचना फटाफट।
ये लिथियम का नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सेम ऐसा ही बेरिलियम का होगा, बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है। ऐसे ही हम बोरोन की बना लें तो बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में आपके 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम कार्बन की बना लें तो बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आपके कितने 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो पहली कक्षा में बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर हम क्लोरीन की बात करें तो बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में संख्या ही लिख दें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नियोन की बात करें तो बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो इस तरह से ये इनकी संरचना, परमाणु संरचना बनती है। अब हम आकार की बात करें तो चूंकि बनाने में आकार तो छोटा बड़ा है, लेकिन अगर हम आकार की बात करें तो चूंकि सबकी कक्षा दूसरी है तो सबकी परमाणु त्रिज्या जो है वो लगभग एक जैसा होना चाहिए, एक जैसी त्रिज्या ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हम आपको बताएं तो लिथियम की त्रिज्या आपने देखा हुआ है कि 152 यानी कि 152 pm पिकोमीटर। अब हम बेरिलियम की बात करें तो ये होता है 111 पिकोमीटर। उसके बाद हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन आपका 88 पिकोमीटर। हम कार्बन की बात करें तो 77 पिकोमीटर। और फिर हम नाइट्रोजन की बात करें तो आपका 75 पिकोमीटर। हम ऑक्सीजन की बात करें 74 पिकोमीटर। हम क्लोरीन की बात करें तो वो सबसे कम यानी कि 72 पिकोमीटर होता है। हालांकि नियोन आपका होता है 160 pm यानी कि पिकोमीटर। तो नियोन की त्रिज्या, चलिए नियोन की बात हम फिर कर लेंगे। यहाँ तक आप देखते जा रहे हैं कि 152 से 72 यानी कि जब हम किसी आवर्त में यानी कि किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो उसकी परमाणु त्रिज्या घटती जा रही है, जबकि कक्षाओं की संख्या बिल्कुल एक सी है। सबका दूसरी कक्षा ही महत्तम कक्षा है, जबकि बराबर होना चाहिए। तो अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है यहाँ पर ये जो उपस्थित नाभिक में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश। अब हम अगर धनावेश की बात करें या नाभिक के द्रव्यमान की बात करें तो आपने सबसे पहले यही पढ़ा था, क्या है परमाणु का परमाणु भार, आपको पता है। तो यहाँ पर अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में इसका परमाणु संख्या तो लिथियम की 3 होती है, लेकिन परमाणु भार इसका होता है +6 यानी कि इसके नाभिक पर आवेश है प्लस पॉजिटिव आयन 3, तो यानी कि 3 धन आवेश हैं और 3 न्यूट्रॉन हैं, तो वो 6। अगर हम नाभिक की बात करें तो इसका परमाणु भार 6। बेरिलियम की बात करें तो परमाणु भार 9। बोरॉन की बात करें तो परमाणु भार 10। कार्बन की बात करें तो 12, 13, 14। नाइट्रोजन की बात करें 14। ऑक्सीजन की बात करें तो 16। क्लोरीन की बात करें तो 18। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कक्षाओं की संख्या तो समान है, लेकिन परिवर्तन कहाँ हो रहा है? तो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर किसमें? तो नाभिक में उपस्थित आवेशों की संख्या में। धनावेश ऋणावेश को
आकर्षित करता है, यानी कि ये नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जब यह अट्रैक्शन कम होगा, यानी कि धन आवेशों की संख्या कम होगी, तो उसकी शक्ति, नाभिक की शक्ति, नाभिक पर आवेश, नाभिकीय आवेश कम होगा और कम होने के साथ ही इलेक्ट्रॉनों के खींचने की जो दर है वो भी कम होगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ते जाएंगे, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा आपने लिखी कि किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद अगर हम आपने अभी देखा कि हम ग्रुप में जब ऊपर से नीचे गए थे तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती गई। वृद्धि होने का कारण क्या था? तो वृद्धि होने का कारण था कक्षाओं की संख्या में वृद्धि। कक्षाओं की संख्या में वृद्धि। कक्षाओं की संख्या में वृद्धि के कारण ही क्या है कि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता चला गया। दूसरा हम देख रहे हैं कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाता है। तो कम होने के कारण तो यहाँ पर हम बात करते हैं नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश जिस प्रकार से बढ़ता जाएगा, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा और परमाणु त्रिज्या का मान घटता चला जाएगा। तो आवर्त, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। ये बात थी परमाणु त्रिज्या की। अब हम नियॉन की बात कर लें। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो नियॉन की परमाणु त्रिज्या की अगर हम बात करें तो बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन उसके कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। इसका नाभिकीय आवेश तो हम लें तो ये आपका होता है 10 दूनी 20, ठीक, जिसमें से कि +10 है, 10 प्रोटॉन है इसमें। अब ये है कि क्या ये 10 प्रोटॉन इन सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचना, तो चूंकि नाभिकीय आवेश परमाणु त्रिज्या कक्षाओं की संख्या दूसरी की दूसरी है, लेकिन फिर भी इसकी त्रिज्या आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी है। यह बड़े होने के कारण होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव के कारण जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि चूंकि कक्षा छोटी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या फिर बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। और इस प्रतिकर्षण के कारण ही परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर की कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, जिसके कारण की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। ये कहलाता है आपका परिरक्षण प्रभाव। तो इसके साथ ही आपकी परमाणु त्रिज्या समाप्त होती है। अब दूसरा है जो दूसरी, तो परमाणु त्रिज्या में आपने देखा, क्या देखा कि जब हम किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है, क्योंकि उसके नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। ठीक, अब दूसरा है आपका सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या
तो दूसरा है आपका सहसंयोजी त्रिज्या। अब ये सहसंयोजी त्रिज्या, क्योंकि पता है सहसंयोजी बंध 9th से बच्चे पढ़ते आते हैं, लेकिन चूंकि 9th वाले भी लेक्चर देखेंगे, तो सहसंयोजी त्रिज्या से पहले मैं सहसंयोजी बंध के ऊपर चर्चा करना चाहूंगी। सहसंयोजी बंध क्या होता है? तो सहसंयोजी बंध जब आप जानेंगे तभी आप सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में जान सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम पहले बंध पढ़ेंगे, यानी आयनिक त्रिज्या, और उसके बाद आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, जो रासायनिक बंध होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, तो इनके बारे में हम पहले जानेंगे। उसके बाद हम आपको सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में बताएंगे और इसकी आवर्तता भी, कि यह किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन आता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन आता है। तो अगले लेक्चर में आप देखेंगे क्या, सहसंयोजी त्रिज्या, और उससे पहले हम रासायनिक बंधन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह तो पूरा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई रूल नहीं है। फिर भी जब तक हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक।